हेलो दोस्तों। अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण। इसमें बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा, फिर लिंग, वचन, सर्वनाम, है ना, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय और भी सारी चीजें इन सब में हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण क्या होती है? तो हिंदी व्याकरण को अगर हम परिभाषित करें या किसी भी व्याकरण को परिभाषित करें, इंग्लिश व्याकरण या हिंदी व्याकरण, तो व्याकरण आपकी किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और समझने का जो ज्ञान देती है, जो नियम बनाती है, किसी भी भाषा को लिखने, बोलने और समझने में मदद करती है। क्या कहलाती है? व्याकरण। अगर यही मदद आपकी हिंदी में हो तो क्या कहलाएगी? हिंदी व्याकरण, है ना। हिंदी व्याकरण समझ के, व्याकरण वह विधा है जो किसी भाषा को बोलने, लिखने, समझने में मदद करती है, उसे हम हिंदी व्याकरण करते हैं। और कैसे बोलने? शुद्ध शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और समझने का नियम बताती है या मदद करती है, उसे हम बोलते हैं व्याकरण। परिभाषा क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आती है संज्ञा। संज्ञा, तो संज्ञा देखते हैं। संज्ञा, तो संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव के आदि का बोध होता है, उसे, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। उन शब्दों को हम संज्ञा बोलते हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है। ठीक। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के, प्राणी के, गुण के, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा हो गई कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, गुण, स्थान, प्राणी, भाव आदि का बोध होता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे प्राणियों के नाम, मोर,
घोड़ा, गधा, चीता, हिरन, ये सब आपकी क्या है? संज्ञा। राम, श्याम, और वस्तुओं का नाम, वस्तुओं का नाम, इनसे क्या हो रहा है? किसी प्राणी का बोध हो रहा है, इसलिए ये संज्ञा हो गई। वस्तुओं के नाम में क्या है? जैसे कलम, साइकिल, किताब, टेबल आदि। स्थानों के नाम, ये भी हमारी क्या है? संज्ञा है। स्थानों का नाम से लखनऊ, दिल्ली, है ना, प्रयागराज। तो ये सब हमारी संज्ञा हो गई। भावों के नाम, भाव, भावों के नाम, भाव समझते हैं जो मन में भाव उत्पन्न होते, कभी खुशी का भाव, कभी दुखी का भाव, कभी कुछ खाते हैं तो मीठा लगता है उसका भाव, ठीक है, कभी वीरता आती है, जैसे वीरता, ये क्या हो गया? भाव हो गया। मिठास, है ना, खटास, तो ये सब भाव हो गया। तो ये सब क्या है? संज्ञाएं हैं। ये सब आपकी क्या है? संज्ञाएं हैं। अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, तो संज्ञाएं आपकी 5 प्रकार की होती हैं जनरली। जो संज्ञाएं आपकी हैं हिंदी में, तो 5 प्रकार की मानी गई हैं, ठीक। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, है ना। तीसरी है आपकी समूहवाचक संज्ञा, चौथी है आपकी भाववाचक संज्ञा, और पांचवी है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं आपकी। संज्ञाएं को हमने 5 भागों में हम बांट सकते हैं। पहली आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो पहला हम बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से पता चल रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा कि ये किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, है ना। नाम से पता चल रहा है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का बोध होता है, ठीक है। व्यक्ति लिखा है लेकिन उससे क्या क्या है? नाम का बेसिकली बोध होता है। किस किस के नाम का? व्यक्ति का, वस्तु का और स्थान का। इनका बोध हो तो वो संज्ञाएं कौन सी कहलाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण
जैसे व्यक्ति का नाम राम, श्याम, मनोज, तो ये किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है ना। वस्तु में जैसे ग्रंथों के नाम हो गए आपके, जैसे रामायण, तो ये किसी विशेष पुस्तक के बारे में बात होता है, हो रहा है ना। कुरान, गीता, तो ये किसी एक विशेष पुस्तक के बारे में बात हो रहा है, मतलब विशेष वस्तु के बारे में बात हो रही, तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई ना। समाचार पत्रों के नाम, तो यही वस्तु का नाम में आ गया, समाचार पत्रों के नाम में हो गया आपका अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये सब है ना। नदियों के नाम, ये भी आपको किस में आ जाएगा, वस्तु या स्थान में आ जाएगा। नदियों के नाम तो गंगा है ना, सरयू आदि, यमुना, तो ये भी आपकी क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। देशों के नाम, सब स्थान के बारे में बता रहे हैं ना, देशों के नाम क्या है, स्थान के बारे में बता रहे हैं, जैसे भारत, अमेरिका, ये सब है ना। दिशाओं के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, दिशाओं के नाम, क्या पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये सब है ना, तो दिशाओं के नाम आ गए। नेक्स्ट क्या आएगा, और इसमें समुद्रों के नाम, ये भी किसी स्थान के बारे में बता रहे हैं ना, तो स्थान हमारा मेजर परिभाषा में था ही, तो समुद्रों के नाम, है ना, हिंद महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, तो ये आपके सागरों के नाम। पर्वतों के नाम, तो आपका हिमालय, विंध्याचल, विंध्याचल, रॉकीज, एंडीज, ये सब पर्वतों के नाम हो गए आपके। नगरों के नाम, वही भोपाल, पटना, लखनऊ, ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, है ना। राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे राष्ट्रीय जातियां क्या हो गई, तो राष्ट्र से जाति बनी है, राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे भारतीय, ये एक जाति हो गई भारतीय, है ना। वैसे जापानी, ये एक जाति हो गई, राष्ट्रीय जाति। रूसी, जो रूस का नागरिक होगा, तो ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, दिनों और महीनों के नाम, दिनों और महीनों के नाम, जैसे सोमवार, है ना, जनवरी, फरवरी, तो ये हो गए आपके दिनों और महीनों के नाम। त्योहारों के नाम,
जैसे आपकी दिवाली, छठ, दशहरा, है ना। तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये इसमें से आप किसी विशेष चीज के बारे का नाम है इसमें, है ना। व्यक्ति का नाम, वस्तुओं का नाम या स्थान का नाम है, तो इनको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरे देखते हैं संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, तो जातिवाचक संज्ञा में क्या है, देखिए वो तो व्यक्तिवाचक था, तो व्यक्ति, स्थान और किसी विशेष का नाम, वो आ गई आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या है, ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु अथवा व्यक्ति अथवा किसी भी चीज की जाति का बोध हो, है ना, जिस शब्द से जाति का बोध हो। जाति का बोध होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य क्या है, एक जाति विशेष हो गया। जैसे जीवों में देखेंगे तो जानवर है, मनुष्य, मनुष्य में सब कुछ आ गया। क्या क्या आ गया, स्त्री, पुरुष, बच्चे, है ना, सब कुछ कवर हो गया। तो ये एक जाति विशेष हो गया, तो इसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे पर्वत, तो पर्वत में सारे पर्वत आ गए, तो एक जाति हो गई। इसमें हिमालय भी आ गया, इसमें विंध्याचल भी आ गया, इसमें रॉकी जैंडी सब कुछ आ गया। तो ये हिमालय जाति के बारे में मतलब ये पर्वतों की जाति के बारे में निरूपित कर रहा है। पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक पर्वत के बारे में नहीं बता रहा है। पर्वत का नाम होगा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है ना। पर्वत का अगर नाम होगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्लियर। वैसे नदी, तो नदी क्या है, कोई नाम नहीं है, गंगा है, सरयू है, यमुना है, बेतवा है, क्या है, ये क्या है, ये नदियों की जाति को निरूपित कर रहा। तो ये आपके जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अच्छा, इसमें कैसे पहचानेंगे, कुछ कुछ हैं मेन जिनको जातिवाचक संज्ञा करके पहचान सकते हैं। तो संबंधियों, ठीक है, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम। संबंधियों मतलब रिलेटिव्स, ठीक, व्यवसायों, और पदों और कार्यों के नाम, इन सब के नाम। कैसे, जैसे संबंधियों मैंने बोल दिया भाई, तो उसमें भाई सारे आ जाएंगे, हो सकता है 3 4 5 भाई हों जितने भी, तो एक एक जाति को निरूपित कर रहा है। बहन, है ना। वैसे व्यवसाय पे जाइए, व्यवसाय में क्या हो जाएगा, जैसे बढ़ई, तो बढ़ई एक व्यवसाय है, लेकिन कौन सा आदमी है बढ़ई, बहुत सारे बढ़ई होंगे इसमें, तो एक जाति को निरूपित कर रहा है। पदों के नाम, जैसे चपरासी, तो चपरासी तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक जाति को निरूपित कर रहा है। उस तरीके के काम करने के लोगों को चपरासी बोलेंगे, लेकिन वो स्पेसिफिक आदमी कौन होगा ये नहीं आपको इससे पता चलेगा, तो इससे एक जाति का ही बोध होगा आपको। तो ऐसे में हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कार्यों के नाम, कार्यों में जैसे डॉक्टर, है ना, तो ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा है। और क्या होगा पर इनके अलावा,
इनके अलावा और किससे जाति टाइप का बोध होगा? जैसे वस्तुओं के नाम, कैसे? जैसे कलम, कौन सी कलम है वो, है ना, रूटोमैक की है, रेनॉल्ड्स की है, क्या है, जेटर है, मतलब ये सब आपको बोध नहीं होगा, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा। जैसे पुस्तक, कौन सी पुस्तक है भाई वो, ये नहीं पता। धार्मिक पुस्तक है, उपन्यास है, कौन सी पुस्तक है ये नहीं पता, तो ये क्या होगा, ये एक जातिवाचक संज्ञा, है ना। प्राकृतिक तत्वों के नाम, तो क्या है, जैसे भूकंप, तो भूकंप बोलने से आप कोई एक पर्टिकुलर भूकंप नहीं पता कर सकते, है ना। बाढ़, तो ये सब आपकी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे फलों के नाम, जैसे आम, भाई कौन सा आम, आम तो बहुत सारे होंगे, है ना। केला, जैसे आम की किस्म बताएं तब भी वो एक स्पेसिफिक हो गया, जैसे आपका मालदा आम, दशहरी आम, तो ये अलग हो गया, लेकिन आम बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? जिसमें किसी जाति विशेष का बोध हो, किसकी जाति, वस्तु और प्राणियों की जाति के बारे में बात कर रहे हो, तो वहां पर आपकी होगी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट जो है आपका जातिवाचक के बाद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या है, जिसमें किसी विशेष समूह का बोध हो, है ना। जैसे क्या है, पदार्थों के समूह का बोध हो, पदार्थों के समूह का बोध हो, ऐसे शब्द जिनके द्वारा पदार्थों के समूह का बोध हो उसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, है ना। जैसे समझते हैं गिरोह, तो गिरोह में क्या है, एक समूह है किसी चीज का, है ना। जैसे आदमियों का समूह जो भी है, तो एक समूह को निरूपित कर रहा, झुंड, दल, ये सब क्या है, समूह, सभा, ये सब समूहवाचक संज्ञाएं हुई। सेना, है ना, ये सब समूहवाचक संज्ञा होंगी। अब है अगला आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जो किसी व्यक्ति या पदार्थों के, किसके, व्यक्ति या पदार्थों के क्या हो, गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था, व्यापार आदि का बोध। इन शब्दों से किसी व्यक्ति या पदार्थों के गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था और व्यापार आदि का बोध होता है, बोध होता है, तो क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, उदाहरण अगर देखें इसके, क्रोध, तो ये भाव व्यक्त कर रहा है किसी व्यक्ति का, वीरता, एक गुण है ना, लंबाई, अवस्था है ना, मिठास या बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या हो गई, अवस्था। इन सब से आपको
किसी व्यक्ति पदार्थ के गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था और व्यापार का बोध हो। जैसे अब क्या है ना, भाववाचक संज्ञा क्या होता है, किसी न किसी संज्ञा से बनती है ये, इसमें प्रत्यय लगाते हैं तो ये संज्ञा बनती है। तो इनका निर्माण कैसे होता है, या हम कहें कि इनको पहचानेंगे कैसे। ठीक, तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, जब हम निर्माण समझ जाएंगे तो हम पहचान भी जाएंगे। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण है, ठीक है। तो ये बनती किस किस से हैं वो देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, और जातिवाचक संज्ञा, और विशेषण, विशेषण अभी हमने पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे। क्रिया, सर्वनाम, क्या क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम, है ना, और अव्यय। इन सब में प्रत्यय लगाकर बनती है। क्या लगाकर, प्रत्यय क्या होते हैं, जो पीछे लगते हैं शब्द में। प्रत्यय उपसर्ग भी पढ़ेंगे हम, अभी फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द में पीछे लगते हैं और उसका भाव या अर्थ बदल देते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। तो जब भी प्रत्यय लगाकर हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय को हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण, या हम बोलें कि इन संज्ञाओं में और विशेषण में, क्रिया में, सर्वनाम में कोई प्रत्यय मिले तो हम उसको गैस करेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक, दोनों तरफ से बात कर सकते हैं। तो उदाहरण की बात करें अगर, तो सबसे पहले बात करते हैं जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनता है। जातिवाचक से भाववाचक, ठीक है, जातिवाचक से भाववाचक। तो जातिवाचक संज्ञा मैंने अभी आपको बताया था। मान लीजिए बूढ़ा, तो बूढ़ा क्या है, कौन सा व्यक्ति बूढ़ा, बूढ़ा बहुत है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। इसमें अगर हमने पा प्रत्यय लगा दिया और लिख दिया बूढ़ापा, तो ये क्या बन गया, अवस्था दिखा रही है, तो भाववाचक संज्ञा बन गया। कौन सा प्रत्यय लगा, पा। तो ऐसे हम प्रत्यय लगाकर जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में लाते हैं। जैसे मित्र, इसमें भी ता प्रत्यय अगर हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगी, मित्रता, मित्रता, ये बन गया भाववाचक संज्ञा। क्या लगाया, पा प्रत्यय। तो जनरली पा प्रत्यय जब भी किसी जातिवाचक संज्ञा में लगता है तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। और जैसे लड़का, लड़का, इसका भाववाचक क्या हो, लड़कपन। इसमें हमने कौन सा प्रत्यय लगाया, पन प्रत्यय। पन प्रत्यय लगाकर भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। यह अवस्था दिखा रही किसी का, बोलते हैं इसमें बहुत लड़कपन है, बोलते हैं ना। ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनना। अब है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना, है ना, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। तो इसमें भी हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, जैसे राम में तो प्रत्यय लगा दिया तो हो जाएगा रामत्व। तो रामत्व क्या है, एक भाव है,
ये रामत्व, जैसे शिव, शिवत्व। तो ये बन गए आपके भाववाचक, इसमें भी तो प्रत्यय लगा हुआ। अगला है सर्वनाम से भी हम बना सकते हैं, हमने बात की थी ना अभी। एक एक करके सबके एग्जाम्पल देखते हैं। सर्वनाम से भी हम क्या बना सकते हैं, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। जैसे अपना, सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा की जगह प्रयोग की जाती है, ये सब अभी पढ़ेंगे हम। अपना, इसमें अगर हम लगा दें अपनापन, देखिए ये क्या है, भाव आ गया अपनापन, इसमें पन प्रत्यय लगा दिया हमने, तो भाववाचक संज्ञा बन गई, है ना। जैसे मम, मम मतलब मेरा, और अगर इसमें हम ता प्रत्यय लगा देते भाववाचक बन गया ममता। क्लियर है। सर्वनाम से भी देख लिया हमने कैसे बनते हैं, विशेषण से देख लेते हैं। विशेषण से भाववाचक, तो विशेषण से भाववाचक कैसे बनती है, जैसे कठोर, ये क्या है, विशेषण है, विशेषण भी पढ़ेंगे हम। तो इसमें अगर ता लगा दें तो क्या हो जाएगा, कठोर ता, तो ये गुण बता रहा है ना, तो गुण बताएगा तो भाववाचक संज्ञा, इसमें ता प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है, ता। जैसे चौड़ाई, ये क्या है, विशेषण, वो चौड़ाई तो आपके क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। विशेषण क्या है, चौड़ा, चौड़ा आपका क्या है, विशेषण। इसमें क्या लगा दिया, ई प्रत्यय, इसमें ई प्रत्यय लग गया तो आपका चौड़ाई बन गया, ये है आपका भाववाचक। विशेषण जैसे भोला, भोला क्या होता है, सीधा साधा, विशेषण हो गया। इसमें पन प्रत्यय अगर हमने लगा दिया तो क्या बन जाएगा, भोला पन, तो ये आपका क्या बता रहा है, गुण, तो ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्यय से कैसे बनाएंगे भाई, तो अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग भेद क्रिया का कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हम पढ़ेंगे अव्यय बाद में, है ना। तो अव्यय से भाववाचक, अव्यय से भाववाचक संज्ञा, है ना। जैसे दूर, ये आपका अव्यय है, तो इसमें ई प्रत्यय अगर लगा देते हो जाएगा दूरी, है ना, तो ये होगी भाववाचक संज्ञा। जैसे निकट, तो ये हो जाएगा निकटता। तो इस तरीके से आप बनाएं। क्रिया से कैसे बनाते हैं भाई, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, से घबराना, क्रिया होगी, तो इसका हो जाएगा घबराहट। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लग गया, आहट। पढ़ना, तो इस क्रिया से क्या बन सकता है, पढ़ाई, ई प्रत्यय लगाया, है ना। तो इस तरीके से क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो समझ गए आप कि जिनमें भी आपको भाव, गुण, दशा, अवस्था, इसका बोध होता है, वो होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। अब अगली है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में क्या है, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है, क्या होता है, नाप तौल वाली वस्तु। नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है।
जैसे घी, चांदी, सोना, ये सब क्या है आपका द्रव्य, या नापतोल वाली वस्तु यह बोलते हैं जिससे द्रव्य का बोध होता है। द्रव्य यही सब होते हैं, है ना। पीतल, चावल, ये सब आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होंगी। तो ये थी हमारी संज्ञा। हमने संज्ञा पढ़ी, संज्ञा के 5 प्रकार पढ़े, पांचों को एक एक करके हमने देखा। भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक से, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिए। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं हम, लिंग। संज्ञा के बाद अगला टॉपिक हमारा लिंग। तो लिंग क्या होता है, तो संज्ञा के जिस रूप से, हमने संज्ञा पढ़ ली है, संज्ञा में क्या था, वस्तु, स्थान, है ना, गुण, भाव आदि का बोध होता था। तो संज्ञा के जिस रूप से क्या हो, किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु का जाति, जाति मतलब कौन सा, पुरुष या स्त्री, पुरुष या स्त्री का बोध होता है। ऐसी संज्ञाएं होता है, उनको क्या बोलते हैं, लिंग। क्लियर। तो हिंदी में अगर बात करें तो लिंग कितने प्रकार के हैं, हिंदी में 2 प्रकार के। वही अगर संस्कृत में बात करें तो लिंग 3 प्रकार के हैं। तो हिंदी में कौन कौन से हैं भाई, हिंदी में आपके पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग, है ना। और अगर संस्कृत में बात करें तो पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उसके अलावा एक और इसमें होता है नपुंसकलिंग। ठीक है। तो हमको ये तो पढ़ना नहीं है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हम इन दोनों की बात करेंगे हिंदी में। हिंदी में केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होगी, नपुंसकलिंग नाम की चीज नहीं होती है। तो चलिए बात करते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग, पुल्लिंग क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का पुरुष होने का या नर होने का बोध हो, क्या हो, पुरुष जाति का या नर जाति का बोध हो। समझ गए। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का पुरुष या नर जाति का बोध होता है उसे हम बोलते हैं पुल्लिंग। उदाहरण जैसे लड़का, इससे आपका क्या बोध हो रहा है, नर जाति। यही अगर लड़की लिखा होता तो क्या होता, स्त्री जाति का। तो ये क्या हो जाता, स्त्रीलिंग, है ना। तो लड़का अगर आया है तो इसके साथ क्रिया क्या आएगी, क्रिया भी पुल्लिंग ही आएगी। अगर संज्ञा आपकी पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या आएगी, पुल्लिंग आएगी। तो अगर हम सेंटेंस लिखते हैं लड़का खाना, क्या आएगा, खाता है ना, खाती है नहीं आएगा, ये आएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिए क्रिया भी आपकी क्या आएगी, पुल्लिंग आएगी। अगर संज्ञा पुल्लिंग है तो उसके साथ क्रिया भी पुल्लिंग ही आती है। समझ गए। तो ऐसे शब्द जिनसे आपको उसका पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे हम बोलते हैं पुल्लिंग।
स्त्रीलिंग, इसका उल्टा है ना। स्त्रीलिंग क्या है? ऐसे संज्ञा के रूप जिनसे स्त्री जाति होने का बोध हो, स्त्री जाति होने का बोध हो, उसे हम बोलते हैं स्त्रीलिंग। क्लियर है? जैसे इसमें भी, उसमें था लड़का खाना खाता है, इसमें आप लड़की अगर लिखेंगे तो ये क्या होगा? स्त्रीलिंग। तो इसके साथ क्रिया क्या आएगी? खाती। अगर हम सेंटेंस लिखते हैं लड़का लड़की खाना खाती है, तो ये भी आपकी क्रिया भी स्त्रीलिंग आएगी। क्लियर है? चलिए, अगर सामान्यतः बात करें, सामान्यतः मतलब जनरलाइज वे में, सामान्यतः क्या होता है? आ पुल्लिंग होता है और ई जो है स्त्रीलिंग में होता है। जैसे अभी बात किए थे हमने लड़का, लड़का, तो का में क्या है? आ। और अगर बात करें लड़की, तो ई में क्या है? ई। तो ये बहुत सामान्य नियम है, मोटा मोटा ये नियम है कि प्रत्यय, ये पीछे लग रहा है तो आ प्रत्यय और ई प्रत्यय। आ प्रत्यय लड़का पुल्लिंग और ई प्रत्यय लड़की और स्त्रीलिंग। तो ई प्रत्यय जनरली स्त्रीलिंग का बोध कराता है और आ प्रत्यय जो है आपका पुल्लिंग का बोध कराता है। ये चीज समझ गए? चलिए, अब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें पहचान हमें करना मुश्किल हो जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वही हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। तो हम एक एक करके नियम की बात करते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो हिंदी भाषा में ये तो पता है कि दो ही लिंग होता है, तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं या तो हिंदी के अनुसार या तो वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसके अलावा और कुछ नहीं है हिंदी के अनुसार। समझ गए ना? हिंदी केवल ये दो ही लिंग मानती है। तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो आपको जो सजीव वस्तुएं हैं, जो सजीव हैं जिनमें जान है, उनको आप लिंग निर्धारण बहुत आसानी से कर लेते हैं, है ना। जो सजीव वस्तुएं हैं उनका लिंग निर्धारण बहुत आसानी से हो जाता है, जैसे स्त्री पुरुष ना, लड़का लड़की, गाय बैल, इस तरीके से आप तुरंत बता देंगे गाय क्या है? स्त्रीलिंग है ना, और बैल पुल्लिंग है। तो जो सजीव वस्तु है उसको तो आप बहुत जल्दी निर्धारित कर लेंगे, लेकिन जो निर्जीव है, जो निर्जीव है उनका लिंग निर्धारण करने में हमको दिक्कत होती है, ठीक है। और इनका कोई व्यापक नियम भी नहीं है, बोलचाल में जो फिक्स हो गया वही चल रहा है ना। जो बोलचाल में फिक्स हो गया वही चल रहा है, या हमने जो शब्द किसी दूसरे भाषा में लिए हैं उस भाषा में उसको जिस रूप में देखा गया उसी में चल रहा है। जैसे संस्कृत से जो शब्द आए हैं उसमें तो नपुंसकलिंग भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है हिंदी में, तो उनका भी हमको लिंग निर्धारण करना पड़ता है ना। तो देखते हैं नियम एक एक करके। तो संस्कृत के पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं,
तो ये शब्द जो क्या है, पुल्लिंग माने जाते हैं हिंदी में। ये जो हिंदी में प्रयोग होंगे नपुंसकलिंग और पुल्लिंग को पुल्लिंग माना जाता है। ठीक। और जो संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द होंगे, संस्कृत के जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे वो हिंदी में भी स्त्रीलिंग माने जाएंगे। तो हिंदी में भी आपके स्त्रीलिंग माने जाएंगे। जैसे तन, मन, ये सब क्या पुल्लिंग माने जाते हैं। धन, देश, ये सब क्या पुल्लिंग। हम बोलते क्या यार आज मन नहीं लग रहा है ना, मन नहीं लग रहा है, तो इसके साथ क्रिया देखिए पुल्लिंग की आई है, तो मन पुल्लिंग है। हम ये नहीं बोलते कि मन नहीं लग रही है ना। कुछ बंगाली जो है उनकी दिक्कत होती है, वो लोग के यहाँ लिंग नहीं चलता, उनके यहाँ सब कुछ पुल्लिंग होता है। ठीक, तो वो जब लिंग का चयन करते हैं, वो हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, तो किसी को स्त्रीलिंग किसी को पुल्लिंग बना देते हैं। वो कभी कभी बोल सकते हैं मन नहीं लग रही है ना, तो लेकिन हिंदी में शुद्ध है कि मन नहीं लग रहा है, तो ये पुल्लिंग की क्रिया यहाँ आई। तो ये सब पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग क्या है? सुंदरता, आशा, लता, दिशा, ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द। अगला बात करें, ये तो हो गया संस्कृत से आए हुए शब्दों के लिए नियम। अगला क्या है? जिन शब्द के अंत में क्या हो, जिन शब्दों के अंत में क्या हो, बड़ा आओ, बड़ा पा, पन और ना प्रत्यय, वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द। जैसे मोटा, ये पुल्लिंग है ना। पढ़ाओ, बुढ़ापा, बुढ़ापा बहुत बुरा होता है, ऐसे नहीं बोलते हैं बुढ़ापा बहुत बुरी है, पड़ाव आ गया है ना। बचपन, बचपन बहुत अच्छा था, ऐसे बोलते हैं। बचपन बहुत अच्छी थी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? बचपन बहुत अच्छा था। क्लियर? अच्छा, तो ये सब आपके हैं पुल्लिंग शब्द। और क्या नियम है? जिन शब्दों में आई, क्या है? आई लास्ट में, अंत में, वट, हट आदि प्रत्यय हो, क्या हो? जिन शब्दों में आई, बट या हट आदि प्रत्यय हो, तो क्या है? स्त्रीलिंग। जैसे बात करें अगर तो सिलाई, दर्जी के पास जाते हैं, हम बोलते हैं यार अच्छी सिलाई करना, ठीक है, तुमने सिलाई ठीक नहीं की, तो क्या है? स्त्रीलिंग है ना। बुनाई,
ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। बुनाई अच्छी नहीं है, अच्छी, देखिए अच्छी आया, बुनाई अच्छा नहीं है नहीं लिखा जाएगा, तो ये स्त्रीलिंग शब्द इसके साथ आ रहा है, तो ये भी आपकी स्त्रीलिंग होगा। लिखावट, यार तुम्हारी लिखावट अच्छी नहीं है, अच्छी आएगा, है ना, तो लिखावट, जैसे में देखिए वट है, ये सब आपके स्त्रीलिंग हो गए। हट में जैसे घबराहट, घबराहट हो रही है, हो रहा है नहीं बोलते, घबराहट हो रहा नहीं, घबराहट हो रही है, तो ये सब आपके स्त्रीलिंग हो गए। अगला नियम क्या है भाई, महीनों, दिनों, ग्रहों और पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। किसके नाम? महीनों के नाम, दिनों के नाम, पर्वतों के नाम, है ना, और ग्रहों के नाम, ये सब क्या है? पुल्लिंग। तो ये सब थोड़ा थोड़ा माइंड में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये सब आते हैं वाक्य शुद्धिकरण में, जब पूछे जाते हैं तब हमें इनका प्रयोग करना पड़ता है ना, कि संज्ञा के हिसाब से क्रिया आई है कि नहीं है, विशेषण भी संज्ञा के हिसाब से है या क्रिया के हिसाब से है कि नहीं, तो उनके लिंग भी सेम होना चाहिए। तो लिंग हम पहचान पाएंगे तभी तो हम उसमें बता पाएंगे कि ये अशुद्ध है ना। तो इनके नाम हुए आपके महीनों के नाम, दिनों के नाम, जैसे चैत्र, ये महीने के नाम है, पुल्लिंग हुआ। सोमवार, ये पुल्लिंग शब्द है। पर्वतों में जैसे हिमालय, हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है, बहुत बड़ी पर्वत है नहीं बोलते हैं, है ना। हिमालय। ग्रहों में राहु, केतु, तो ये आपका, इसमें अपवाद क्या है ग्रहों में? पृथ्वी, पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है जो स्त्रीलिंग, क्या है? पृथ्वी माँ है, माँ क्या है? स्त्रीलिंग, ये अपवाद है। ग्रहों के नाम में क्या? मंगल, बुध, ये सब आपके पुल्लिंग है। मंगल, चंद्रमा, सूरज, बुध, ये सब आपके उपग्रह जो जैसे चंद्रमा, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग है। लेकिन पृथ्वी है जो आपका पुल्लिंग है, ये रिमेंबर रखना है। क्लियर? नेक्स्ट, नदियों के नाम, तिथियां, और नक्षत्र, इनके नाम जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। जैसे नदी, गंगा, गंगा बहुत पावन नदी है, गंगा बहुत लंबी नदी है, लंबा नदी नहीं बोलते हैं। तिथि में प्रथमा, द्वितीया, ये सब तिथि हैं, ये सब स्त्रीलिंग है। रोहिणी नक्षत्र बोलते हैं ना, ये सब नक्षत्र भी आपके स्त्रीलिंग आएंगे। अगला पहचानने का क्या नियम है भाई? संस्कृत के उकारांत, उकारांत जानते हैं क्या होता है? उकारांत और उकारांत दो होते हैं, उकारांत और उकारांत, सॉरी। अंत, उकारांत मतलब ऊ अंत में आए, जैसे अंत में ऊ हो या छोटा ऊ हो शब्द में, तो ये जनरली शब्द जो है क्या है? पुल्लिंग होते हैं।
जिन शब्दों के इनको बोलते हैं, जिनके अंदर लास्ट में उ होता है उनको उकारांत बोलते हैं, और छोटा उ है तो उकारांत। ठीक, तो ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे प्रभु, ये क्या है, उकारांत बड़ा हुआ है, ये पुल्लिंग है। प्रभु आप बहुत बड़े दयालु हो, प्रभु आप बड़ी दयालु हो नहीं बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, प्रभु आप बड़े दयालु हो। इसकी जगह आप बड़ी नहीं बोलते हैं, बड़ी दयालु हो। क्यों? क्योंकि ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के साथ इसका विशेषण भी पुल्लिंग के फॉर्म में आता है। छोटा ऊ का देखो, जैसे जंतु, ये भी आपका पुल्लिंग है। सातवां नियम अगर आप देखेंगे तो आकारांत और नाकारांत। आकारांत मतलब बड़ा आ अंत में आए, आकारांत, और नाकारांत तो बड़ा आ अंत में आए या ना अंत में आए, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे माया, है ना, माया स्त्रीलिंग हो गया, बड़ा आया है। दया, ये स्त्रीलिंग। प्रार्थना, ये स्त्रीलिंग ना आया है ना। रचना स्त्रीलिंग। तो इस तरीके से हम आकारांत और नकारांत आए तो वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे एक अपवाद है, संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द। संस्कृत में कौन से पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। कुछ ऐसे हैं जो हिंदी में स्त्रीलिंग में यूज होते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अग्नि। अग्नि आपका संस्कृत में नपुंसकलिंग है और हिंदी में इसको स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग करते हैं, है ना। आत्मा, ये नपुंसकलिंग है संस्कृत में, हिंदी में स्त्रीलिंग है। वायु, संतान, ये सब स्त्रीलिंग है हिंदी में। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा प्रायः पुल्लिंग होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा हमने देखी थी, जिनको नापा तोला जाता है या द्रव्य का बोध होता है, ये क्या होती है, पुल्लिंग। जैसे घी पुल्लिंग है, तेल पुल्लिंग है ना। दूध, दही, ये बहुत पूछा गया दही का, पूछता है दही खट्टी है, शुद्ध है कि नहीं, तो वो अशुद्ध है, दही खट्टा। ठीक, मीठा दही, खट्टा दही, दही आपका क्या है, पुल्लिंग। क्लियर? ऐसे भाषा, बोली और लिपि का नाम। क्या होता है, स्त्रीलिंग। जैसे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, अवधी बोली भाषा है, ये सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे।
तो ये आप मोटा मोटा पहचान कैटेगराइजेशन देख लीजिए, कौन कौन शब्द हिंदी है में पुल्लिंग है और कौन कौन से शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है। इसके बाद बात करते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। कोई शब्द पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में कैसे बनाते हैं, है ना। तो अकारांत और आकारांत, मतलब छोटा आ लास्ट में है या बड़ा है, तो ये पुल्लिंग शब्द जो है इनका ईकारांत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ईकारांत, मतलब छोटी बड़ी ई लास्ट में लगा देते हैं। ईकारांत करके स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है इसका। जैसे बात करते हैं, मान लीजिए लड़का, लड़का, देखिए आकारांत आया लास्ट में, अब इसको ईकारांत तो बदल देते हैं, तो बड़ी ई कर देता है, तो लड़ की आ गई बड़ी, ये हो गया स्त्रीलिंग ना। अब वैसे ना ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ना नी, स्त्रीलिंग बन गया, इकारांत हो गया आकारांत का ना। तो ये एक नियम हो गया। अगला, कुछ में आकारांत में क्या करते हैं? इसको ईया प्रत्यय लगा देते हैं स्त्रीलिंग बनाने के लिए। जैसे कुत्ता, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? कुतिया, तो ईया लगा दिया। जैसे बूढ़ा, आकारांत है, बुढ़िया, स्त्रीलिंग हो गया, है ना। तो इस तरीके से बनाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो व्यवसाय बोधक होते हैं, जाति बोधक होते हैं, तो उनमें क्या करते हैं कि अंतिम स्वर का लोप, जैसे कुछ शब्द व्यवसाय बोधक होते हैं, या जाति बोधक, उनको अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना है पुल्लिंग से, तो क्या करते हैं? उन शब्द के लास्ट में जो स्वर आता है उसको हटा देते हैं और उनमें इन या आइन, ये दो प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे धोबी, धोबी क्या है? एक जाति बोधक शब्द है, तो धोबी का लास्ट का स्वर हटा देंगे तो क्या बनेगा? धोब, ई हटा दिया लास्ट का स्वर, और इसमें क्या लगा दें? इन, क्या हो जाएगा? धोबिन, है ना। इस तरीके से बनाते हैं। फिर से समझिए, धोबी, धोबी में लास्ट का जो स्वर है, जाति बोधक शब्द है, तो उस स्वर को हटा देना है। तो स्वर को मैंने हटाया तो क्या बन जाएगा? धोब, और इसमें इन जोड़ दिया तो क्या बन गया? धोबी। तो ये हो गया आपका स्त्रीलिंग। ऐसे आपका माली, तो इसका लास्ट का स्वर हटाएंगे तो क्या बनेगा? माल, इसमें इन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? मालिन। तो इस तरीके से भी हम बनाते हैं। फोर्थ नंबर, उपनामवाची शब्द में आनी प्रत्यय लगाकर, जैसे आनी प्रत्यय लगाकर, जैसे सेठ, बोलने लगते हैं किसी को, यार सेठ जी, सेठ जी, उपनाम, इसको क्या सेठानी लिख दो, तो ये स्त्रीलिंग बन गया। अगला है आपका जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा से क्या क्या हो? जातिवाचक या भाववाचक।
संज्ञा का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं भाई? बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर इस पुल्लिंग शब्द में लास्ट वाला शब्द दीर्घ है तो उसको लघु कर देते हैं और साथ में क्या करते हैं, नी प्रत्यय लगा देते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ऊंट, ऊंट के लास्ट में लघु है तो लघु ही रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। ऊंट नी और जोड़ देंगे तो ये बन गया स्त्रीलिंग। जैसे हाथी, तो देखिए लास्ट में दीर्घ है मात्रा तो इसको लघु करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा हाथी और नी प्रत्यय जोड़ देंगे इसके साथ प्लस नी, है ना, यही तो है। तो ये क्या बन जाएगा, हथनी। ठीक, आगे 7 नंबर, जो उकारांत शब्द के अंत में आ लगाने से भी स्त्रीलिंग हो जाता है। वो तो पता, आकारांत हो तो इसको बड़ा करने से भी स्त्रीलिंग हो जाता है कभी कभी। कैसे, जैसे श्याम, इसको कर दीजिए श्यामा तो ये स्त्रीलिंग बन गया, पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग बन गया, है ना। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे श्रीमान, इसमें मान में आए ई लगा देते हैं, जैसे श्रीमती तो ये स्त्रीलिंग हो गया। लास्ट है आपका 8 नंबर, जैसे पुल्लिंग शब्दों में अक आता है लास्ट में, अक, अक के स्थान पर हम कर देते हैं इका तो स्त्रीलिंग बन जाता है ना। सॉरी ये क्या हो गया, लास्ट चल रहा है और ये गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो इसको बस अका में सेवक, और अगर देखो सेवक में क्या है अक, और इसको स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या हो जाएगा सेविका, सेविका तो ये क्या हो गया एका। तो इस तरीके से बनाते हैं। ये लास्ट था। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, एक बार और देख लीजिएगा। इसका प्रयोग आपको होगा लास्ट में जब हम वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे, है ना, और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको सही करने के लिए हमें सारी चीज व्याकरण पढ़नी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो हमको लिंग को पहचानना आना चाहिए और एक तरीके से दूसरे तरीके में कैसे बदलते हैं वो भी आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।